नमस्कार दोस्तों, स्टडी 365 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियाँ। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है एमपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और याचिका समिति। तो इसका सही उत्तर है बी, प्राक्कलन समिति। चलिए कुछ संसदीय समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेते हैं। तो अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद को चलाने के लिए प्रक्रिया और कार्य का संचालन या निर्मित प्रक्रिया बनाई जाती है और नियम बनाए जाते हैं। तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को चलाने के लिए समितियों का गठन भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत संसद दो प्रकार की समितियों का गठन करता है, एक स्थायी समिति और एक तटस्थ समिति। स्थायी समिति ऐसी समिति होती हैं जिनका कार्य सतत रूप से चलता रहता है और इनका गठन प्रतिवर्ष एक निश्चित समय के लिए होता है। और जो तटस्थ समिति होती हैं इनका गठन किसी आवश्यकता अनुसार कार्य के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से दो समितियां होती हैं। अब हम स्थायी समितियों में देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी होती है वित्तीय समिति, अर्थात सरकार द्वारा जो पैसे की खर्च किया जाता है या जो पैसा जन कल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए मांगा जाता है, उनकी जांच के लिए, उनके खातों की जांच के लिए जो समिति गठित की जाती है उन्हें वित्तीय समिति कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राक्कलन समिति, एक होती है लोक लेखा समिति, एक होती है लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य संख्या होती है 30 और यह पूर्ण रूप से लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनी होती है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 0 होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राक्कलन समिति का मुख्य काम होता है एस्टिमेट करना, इसे इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं। इसका प्रमुख काम होता है जो सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो पैसों की मांग की गई है उसकी जाँच करना कि क्या यह एक तर्कसंगत है या नहीं और मित्यपूर्ण तरीके से ये बजट की मांग की गई है या नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह स्थायी मितव्ययिता समिति भी है। और वहीं अगली समिति होती है विभागीय समितियाँ। विभागीय समिति ऐसी समितियाँ होती हैं जो विभाग के द्वारा जो रुपयों की मांग की जाती है उनकी जांच करती है। इनकी संख्या होती है 24, जिसमें एक समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? ए, प्राक्कलन समिति, बी, लोक लेखा समिति, सी, नियम समिति और डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। तो हमने अभी तक कुछ स्थायी समितियों की चर्चा कर ली है। कुछ और भी स्थायी समितियां होती हैं, जैसे जांच समिति। जांच समिति में भी 3 समितियां आती हैं। एक विशेष अधिकार समिति, जो संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं उनकी जांच के लिए गठित की जाती है। इसमें लोकसभा में जो समिति गठित होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं, वहीं राज्यसभा में जो समिति गठित होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं। एक और होती है याचिका समिति। याचिका समिति में जो संसद में सामान्य नागरिकों के द्वारा ये याचिका प्रस्तुत की जाती है उससे संबंधित प्रश्नों को या उस पर विचार करने के लिए एक याचिका समिति गठन किया जाता है। हर एक सदन में अलग अपनी अपनी याचिका समिति होती है। लोकसभा में इसमें सदस्यों की संख्या 15, वहीं राज्यसभा में इसमें सदस्यों की संख्या 10। एक और होती है आचार समिति। अगली समिति होती है सदन समिति। यह सदन से संबंधित कार्यों को देखती है। इसमें एक होती है नियम समिति, जो संसद में जो किस प्रकार के नियम बनाने चाहिए जिससे संसद बहुत सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए नियम समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा में इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है, वहीं राज्यसभा में इसमें सदस्यों की संख्या 16 होती है। लोकसभा में जो समिति गठित की जाती है उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं राज्यसभा में सभापति और उपसभापति को मिलाकर इसमें सदस्यों की संख्या 16 होती है और इसमें अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है। एक और समिति होती है सदन समिति में कार्य मंत्रणा समिति, जिसका कार्य होता है कि जो विधेयक प्रस्तुत सदनों में किए जाते हैं और जो प्रश्न सदनों में किए जाते हैं उनसे संबंधित समय सारणी तैयार करना, जिससे हर एक व्यक्ति को, हर एक सदस्य को पर्याप्त समय मिले बहस करने के लिए। इसमें लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 15 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 10। अगली कैटेगरी होती है स्थायी समितियों में छानबीन समिति, जिसमें एक समिति होती है
अनुसूचित जाति तथा जनजाति संबंधी समिति काफ़ी महत्वपूर्ण समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 30। यह दोनों सभाओं से मिलकर बनती है। भाई लोकसभा से इसमें 20 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य आते हैं। इस समिति का मुख्य काम होता है अनुसूचित जाति तथा जनजाति के द्वारा आयोगों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उस रिपोर्ट पे ये विचार करती है और सदन में बात रखती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तदर्थ समिति है? याचिका समिति, बी विशेषाधिकार समिति, सी आवास, ये आवाज़ नहीं है दोस्तों, आवास है, आवास समिति, और डी प्रवर्त समिति। इसका सही उत्तर है डी प्रवर्त समिति। देखिए, याचिका संबंधित पे हम चर्चा कर चुके हैं, विशेषाधिकार समिति पे हम चर्चा कर चुके हैं। आवास समिति ऐसी समिति होती है, स्थायी समिति होती है जो संसदों के लिए आवास से संबंधित समस्याओं को पे बात करती है, विचार करती है। प्रवर समिति एक ऐसी समिति होती है जब कोई विशेष कार्य आता है तो उस समय विशेष विधेयकों के लिए या कुछ विधेयकों के लिए जिन पे सहमति नहीं बन पाती है या इन पे और विचार करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इन्हें गठित किया जाता है जिससे कि वह विधेयक एक दक्षतापूर्ण तरीके से निर्मित हो। इसके लिए दो तरीका होता है, या तो हर एक सदन में अपनी अपनी एक प्रवर समिति बना लिया जाए, जैसे इंग्लिश में सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, या एक संयुक्त प्रवर समिति बना लिया जाए। जब अलग अलग प्रवर समिति बनती है तो लोकसभा में इसमें सदस्यों की संख्या होती है 30 और वहीं राज्यसभा में इसमें सदस्यों की संख्या होती भी है 30। और जब संयुक्त रूप से प्रवर समिति बनती है, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बनती है, तो उसमें लोकसभा से सदस्यों की संख्या होती है 30 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या होती है 15। अगला प्रश्न है, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? इसको हम देख चुके हैं, तो किस समिति को कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। चलिए, प्राक्कलन समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेते हैं। देखिए, प्राक्कलन समिति सभी समितियों में सबसे बड़ी समिति है। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 30 होती है। सदस्यों का जो निर्वाचन है वह आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है और इसका जो कार्यकाल होता है समिति का 1 वर्ष के लिए होता है। अगला तथ्य है, सर्वप्रथम इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। जॉन मथाई जो वित्त मंत्री थे उस समय, उनकी सिफारिश पर। इसका जो मुख्य रूप से गठन किया जाता है वो लोकसभा में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उस बजट में जो इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद किया जाता है। देखिए, इसमें किसी प्रकार कोई मंत्री सदस्य नहीं होता। यह सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए सिफारिश का कार्य करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी मितव्ययिता, ये मित्रता नहीं है, मितव्ययिता समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो हम चर्चा कर चुके हैं कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति होती है? लोकसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की, किसी की भी नहीं, किसकी? लोकसभा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये भी हम देख चुके हैं, कौन सी है? प्राक्कलन समिति। कितने संसदीय सबसे बड़ी है? संसद बड़ी स्थायी संसदीय समिति है दोस्तों, ये सबसे बड़ी स्थायी संसदीय समिति है। तो कौन सी है? प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, कौन सा है? प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 22। देखिए, लोक लेखा समिति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला, यह संसद की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। देखिए, सबसे पुरानी समिति है, यह पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन जो किया गया था 1919 में, जो 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 आया था उसके तहत इसका गठन 1921 में किया गया था। इसमें कुल सदस्य संख्या होते हैं 22, जिसमें लोकसभा से 15 एवं राज्यसभा से 7 लिए जाते हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोकसभा से इसमें जो सदस्य लिए जाते हैं उनका जो चुनाव होता है, लोकसभा से जो सदस्य लिए जाते हैं उनका चुनाव होता है किस पद्धति से? आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा। वहीं राज्यसभा से जो सदस्य लिए जाते हैं वो सीधे नामांकित होते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी प्रकार कोई मंत्री शामिल नहीं होता। 1967 से एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा बनी हुई है कि इस समिति का जो अध्यक्ष रहेगा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष रहेगा वो हमेशा विपक्ष का सदस्य होता है। अभी वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी जी हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो होता है बस सार्वजनिक क्षेत्र के जो पैसा आता है उसके दुरुपयोग को रोकना होता है और अनियमितताओं के संसद के समक्ष रखना होता है। देखिए, मैं इसको समझाता हूँ।
कि हर संसद के द्वारा सरकार के द्वारा जो पैसा बजट में मांगा जाता है उस पैसे को वो जन कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च करती है। तो उसके बाद वह अपना एक अकाउंट तैयार करती है, लोकलेखा तैयार करती है। उस लोकलेखा की जो जांच है वो समिति करती है, किसकी रिपोर्ट के आधार पर? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोकलेखा समिति होती है वो जो केक की रिपोर्ट होती है उसको वह अध्ययन करती है। अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है, इस समिति को प्राक्कलन समिति, ये प्रथम समिति नहीं दोस्तों, प्राक्कलन समिति है, उसके जुड़वा बहन कहा जाता है। किसका? प्राक्कलन समिति का, क्योंकि इनका कार्य लगभग समान होता है। वह वित्तीय अनियमितता को ये भी जांच करती है, वह वित्तीय अनियमितता को वो भी जांच करती है। यह समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको यह समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। लोकलेखा समिति के सदस्य होते हैं कहाँ से? दोनों सदनों से लिए जाते हैं। कहाँ? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। अगला प्रश्न है, लोकलेखा समिति में लोकसेवा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। कितने होते हैं? 15, 7। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लोकलेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं दोस्तों? सार्वजनिक लोकलेखा समिति। देखिए, सार्वजनिक लोकलेखा समिति भी बिल्कुल लोकलेखा समिति की तरह ही होती है, बस अंतर ये होता है कि इसमें सार्वजनिक लोकलेखा समिति में जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, PSUs होती हैं, उसके जो लोकलेखा होते हैं, उसके जो अकाउंट्स होते हैं, उसका चेक किया जाता है, उनको चेक किया जाता है। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? केक की रिपोर्ट के आधार पर। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं सार्वजनिक लोकलेखा समिति के में। तो पहला है 1964 में इस समिति का गठन हुआ था प्रथम बार। किनके सिफारिश पर? जो प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के GV मावलंकर के द्वारा। कुल 22 सदस्य इसमें होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई सदस्य इसमें मंत्री नहीं होता, कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की ये जांच करती है। अगला प्रश्न है, परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? लोकलेखा समिति में। अगला प्रश्न है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। किसको कहा जाता है? लोकलेखा समिति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो देखिए, कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति एवं उपयुक्त समिति। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। तो फिर चर्चा करते हैं कि विषयगत समिति क्या होती है। देखिए, विषयगत समिति को विभागीय समितियों के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए क्या हुआ, लोकसभा की जो नियम समिति है, नियम समिति एक स्थायी समिति है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो 1989 को इसने विभागीय समितियों की सिफारिश करी। इसने बताया कि भाई हर एक विभाग के लिए एक स्पेशल समिति हो जो विभागों के कार्यों को और उसके द्वारा जो मांग की जाती है रुपयों की, उससे संबंधित जांच करें, जिससे हर एक विभाग में एक एफिशिएंसी बढ़े कार्यों के संबंधित। तो उस 1989 में उस समय जो समिति गठित हुई थी, 3 समितियाँ गठन की गई। कौन कौन सी? एक कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। पहले 3 समिति गठित की गई। फिर 1993 में फिर पुनः अनुशंसा पर कितनी समिति गठित की गई? 17 स्थायी समितियाँ गठित की गई। 17 समितियाँ गठित की गई। फिर 2004 में फिर 7 नई समितियों का गठन किया गया, जिसमें से कुल समितियाँ बढ़कर कितनी हो गई? 24 समिति हो गई। देखिए, इस समिति में क्या होता है, लोकसभा में इस समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 21, ये 123 नहीं है, 21 है, तथा राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। लोकसभा जो सदस्य आते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। वहीं राज्यसभा से जो सदस्य आते हैं वो सभापति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इसमें भी कोई मंत्री नहीं होता और संबंधित विभाग की मांगों पर विचार करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसके हम बता चुके हैं कौन सी समिति का होता है? नियम समिति का। देखिए, कुछ जांच समिति गठन किया जाता है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर देखते हैं कि कुछ जांच समितियां होती हैं, स्थायी समितियां होती हैं, जिनमें कौन कौन सी होती है? एक होती है विशेष अधिकार समिति। विशेष अधिकार समिति का कार्य क्या होता है कि सदनों के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करना। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अर्ध न्यायिक होती है। दोनों सदनों में इसका गठन किया जाता है, लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। अगली समिति होती है याचिका समिति। याचिका समिति
जो होती है, सदन के पास जनता द्वारा सामान्य हित के विषय से संबंधित याचिका जो प्रस्तुत की जाती है उस पर जो करती है। इसमें लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। अगली समिति होती है आचार समिति। कुछ होती है सदन से संबंधित समिति, जैसे हम देख चुके हैं कि नियम समिति सदन में प्रक्रिया तथा कार्यों के संचालन के विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए होती है। लोकसभा में 15 होते हैं सदस्य, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के साथ, ये विदाई नहीं है दोस्तों, उपसभापति को साथ में कुल सदस्यों की संख्या 16 होती है। अगली है सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित समिति। देखिए यह समिति जो है वह सदस्यों से जो संबंधित अनुपस्थित, यदि कोई सदस्य अनुपस्थित होता है उन विषयों की जांच करने के लिए समिति गठन किया जाता है। इसमें लोकसभा में इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15 और वहीं राज्यसभा में तो वह पूरी राज्यसभा ही होती है। एक होती है कार्य मंत्रणा समिति, जो सदन के कार्यों के लिए समय सारणी तैयार करना इसका प्रमुख कार्य होता है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10। एक होती है निजी विधेयकों तथा संकल्पीय संबंधी विधेयक। देखिए अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और जनजातियों कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 20 और 10। देखिए एक कैटेगरी होती है स्थायी समितियों की, जिसे हम छानबीन समिति बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी समितियाँ आती हैं? तो पहली आती है सरकारी आश्वासन समिति। इस समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो शासन के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा के जो आश्वासन दिए जाते हैं कि भाई हम ये कार्य पूर्ण करेंगे, ये काम करवाएंगे, उन आश्वासनों की जांच की जाती है कि भाई समय सीमा में कंप्लीट किया गया है या नहीं। इसमें क्या होता है, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। अगली होती है समिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति संबंधी समिति, तो मैं इसमें हम चर्चा कर चुके हैं। अगली समिति होती है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी समिति। ये हमारे दो सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी समिति का कार्य होता है कि सदन में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं उन दस्तावेजों की ये जांच करती है। अगला प्रश्न है संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30, 45। तो देखिए संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45। अगला प्रश्न है संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इसको भी हम देख चुके हैं कितना होती है, 30 और 15। अगला प्रश्न है कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय समय पर निर्धारित करती है? देखिए विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है, तो हम देख चुके हैं कौन समिति करती है, कार्य मंत्रणा समिति। अगला प्रश्न है, अगला है कॉन्सेप्ट है तदर्थ समिति का। देखिए तदर्थ समिति हम देख चुके हैं कौन समिति जो आवश्यकता अनुसार गठित की जाती है। तो एक होती है प्रवर समिति, एक होती है संयुक्त प्रवर समिति। तो किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए जब दोनों सदन अलग अलग समिति गठित करते हैं तो उन्हें बोलते हैं प्रवर समिति। प्रवर समिति में अधिकतम संख्या होती है 30। तो और संयुक्त प्रवर समिति जब गठित की जाती है तो उसमें लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 30। किसी विशिष्ट मामले की जांच समिति भी गठित की जाती है, इसे भी प्रवर समिति के अंतर्गत ही आती है या तदर्थ समिति के अंतर्गत आती है, सॉरी। देखिए इसमें जब अलग अलग समिति गठित की जाती है, सदस्य होते हैं 30 और संयुक्त रूप से होते हैं तो संयुक्त प्रवर समिति की तरह 45, जिसमें लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15। कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट मामले की जांच करने के लिए समिति अब तक गठित की गई हैं, जिसमें से एक समिति थी बी संकरण समिति, एक समिति थी बी संकरानंद समिति 1947 में गठित की गई थी बोफोर्स मामले की जांच के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है ये मिर्दा समिति, इससे गठन हुआ था हर्षद मेहता घोटाले की जांच करने के लिए। एक थी त्रिपाठी समिति, इसकी समिति का जांच हुआ था केतन पारेख मामले की जांच करने के लिए। एक थी पवार समिति, ये पावर नहीं है दोस्तों, पवार समिति है, इसका गठन हुआ था शीतल पेय पदार्थों में अर्थात जो कोका कोला वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उन पदार्थों में कीटनाशकों की जांच करने के लिए कि उनमें कीटनाशक कहीं मिला तो नहीं है। एक समिति थी चाको समिति, गठन हुआ था जो किसके लिए होता था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।